नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूरे देश की, और पूरे देश की इस लिहाज से कि जो दो गठबंधन इस समय सामने हैं उनमें से कौन कहां मजबूत हो रहा है, कौन कहां कमजोर हो रहा है। पिछले चुनाव में 10 ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस शून्य बटा सन्नाटा थी, और 3 ऐसे राज्य थे जहां भाजपा शून्य बटा सन्नाटा थी। हमने इसको 4 वर्गों में बांटा है। तो 4 वर्गों में बांटकर उन 4 वर्गों का अलग अलग विश्लेषण कांग्रेस का और कांग्रेस के सहयोगी दलों का भी साथ साथ किया है, और उधर भाजपा और उसके जो एनडीए के सहयोगी हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हिंदी पट्टी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि विरोधी दल मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में हम पंजाब और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें, जिसे हम हिंदी भाषी नहीं मानते, तो बाकी बचते हैं 10 हिंदी भाषी राज्य, और इन 10 हिंदी भाषी राज्यों में 226 लोकसभा सीटें हैं। इसमें मैंने चंडीगढ़ और दिल्ली को जोड़ा हुआ है। इन 10 राज्यों में भाजपा की अपनी 180 और उसके सहयोगियों की 18 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ 7 सीटें हैं। कांग्रेस ने यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली में इस बार गठबंधन किया है। यूपी में समाजवादी पार्टी से, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से। इन 5 राज्यों में कांग्रेस पिछली बार 3 सीटें जीती थी। इस बार वह 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 राज्यों में जिनके साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है वे पिछले चुनाव में सिर्फ 6 सीटें जीते थे। तो इसमें क्या नया करिश्मा होगा? इसमें कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस को गठबंधन का कोई फायदा हो। इसलिए जिस फार्मूले पर गठबंधन बना था, यानी इंडिया अलायंस की मैं बात कर रहा हूं, जो इंडिया अलायंस बना था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही उम्मीदवार खड़ा हो और भाजपा को कड़ी टक्कर देकर के हराया जा सकता है, क्योंकि बार बार यही तर्क दिया जाता है कि भाजपा के विरोध में 57% वोट होते हैं और भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा जो है 43% वोट होते हैं। यह हुआ है इन सभी राज्यों में, ये करीब करीब हो गया है। हम पंजाब को छोड़ दें और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो, और अब जो बाकी राज्य बचते हैं जहां पर गठबंधन हुआ या नहीं हुआ है, तो यूपी को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में वह गठबंधन हो गया है। यूपी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी में वैसा गठबंधन नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही उम्मीदवार हो। यूपी में तो 3-3 गठबंधन आमने सामने खड़े हो गए हैं, बल्कि 4 हो गए हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपना एक गठबंधन बना लिया है। बसपा अलग से है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, और ये सारे 3-3 गठबंधन भाजपा से मुकाबला करेंगे तो वहां किसी की दाल क्या गलेगी। लेकिन जब हम इन दलों के पिछली बार मिले वोटों को जोड़ लेते हैं, चलो मान लो कि चुनाव आते आते आखिर में सीट एडजस्टमेंट हो जाए, कोई ना कोई अंदर खाते गठबंधन हो जाए, तो अगर हम जोड़ लें, चलो जैसे बिहार में हुआ है, तो 0 जमा 0 0 ही निकलता है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि हिंदी बेल्ट में तो कम से कम कोई चांस दिख ही नहीं रहा। कांग्रेस 3 से 13 या 30 हो जाएगी, ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा। यह ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 हो जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं। अब अपन महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल और इसमें गोवा भी जोड़ देते हैं। इन 5 राज्यों की 139 सीटों में से कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 4 सीटें जीती थी। 4 उसके सहयोगी जीते थे, वह भी महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी खुद 139 सीटों में से 78 सीटें जीती थी,
महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी शिवसेना 18 सीटें जीती थी। उड़ीसा और बंगाल में कांग्रेस इस बार पिछली बार जीती हुई 3 सीटें भी हार रही है। भाजपा ने इन दोनों राज्यों में 26 सीटें जीती थी और भाजपा का आंकड़ा इस बार निश्चित रूप से बढ़कर कम से कम 30 हो रहा है। मैं बंगाल और उड़ीसा की बात कर रहा हूं। गुजरात में कांग्रेस ने 2 सीटें आम आदमी पार्टी को गठबंधन में दी हैं, खुद 24 पर लड़ रही है। भाजपा में काफी गड़बड़ी वहां पर दिखने को मिल रही है इस बार गुजरात में। एक तो उम्मीदवारों ने तो चुनाव की उम्मीदवारी की घोषणा हो जाने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और एक आध उम्मीदवार के खिलाफ इतना आक्रोश एक जाति विशेष की तरफ से हो रहा है कि वहां पर गड़बड़ी तो गुजरात में भाजपा में दिख रही है। इसके बावजूद नतीजा 2019 वाला ही होना है, 26/26। चौथा राज्य है महाराष्ट्र, जहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहां मोदी के चेहरे का चुनाव है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के चेहरे हैं। भाजपा को नुकसान की कोई संभावना नहीं दिखती, लेकिन उसके सहयोगी थोड़ा घट सकते हैं। पिछली बार 18 जीते थे, इस बार 10 या 12 हो सकते हैं, तो सहयोगियों का थोड़ा सा नुकसान वहां हो सकता है। और जहां तक गोवा की सवाल है, तो वहां 2 सीटें हैं, दोनों पिछली बार भाजपा जीती थी, इस बार भी जीतेगी। पूर्वोत्तर की बात कर लेते हैं। तीसरा सेगमेंट पूर्वोत्तर की 25 और उसके साथ हम पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ लेते हैं, लद्दाख को जोड़ लेते हैं, जिसे हमने पहले सेगमेंट में नहीं जोड़ा था। लद्दाख की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मिलकर के 6 सीटें हैं, पूर्वोत्तर की 25 सीटें हैं और पंजाब की 13 सीटें हैं। इन 42 सीटों में कांग्रेस को पूर्वोत्तर में 3 और पंजाब में 8 सीटें मिली थी। पिछली बार कांग्रेस को जो कुल मिलाकर के 55 सीटें पूरे देश में मिली, उनमें से 15 सबसे ज्यादा केरल में मिली थी और 8 उसके बाद पंजाब में मिली थी, बाकी छुटपुट है सब जगह पर। हाँ, 8 सीटें उसे तमिलनाडु में भी डीएम के साथ गठबंधन में मिल गई थी। अब इस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं, पूर्वोत्तर की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की। तो इसमें अब उसकी उतनी सीटें नहीं आ सकती। जैसे पूर्वोत्तर में 3 मिली थी और पंजाब में 8 मिली थी, तो ये 13 सीटें वह दोबारा नहीं ला सकती, क्योंकि पंजाब में उसका आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ है। हां, भाजपा खुद पहले भी यहां ज्यादा थी। भाजपा खुद 13 और उसके सहयोगी 6 जीते थे। भाजपा का आंकड़ा पंजाब और असम में भी बढ़ रहा है। मैंने अब तक आपको 407 सीटों का हिसाब दे दिया है। अब अपन दक्षिण के 5 राज्यों की तरफ बढ़ते हैं, जहां की कुल मिलाकर के 118 सीटें हैं। कुल मिलाकर के 407 का मैंने पहले हिसाब दिया, 118 ये हो गई, तो 525 सीटों का हिसाब हो गया। बाकी 25 सीटें जो बचती हैं, 26-27 सीटें, वे छुटपुट सीटें हैं, उनके बारे में कोई ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है। और वे उनमें से कुछ जो है तीसरे मोर्चे में जाएंगी, कुछ दूसरे मोर्चे में जाएंगी, कुछ भाजपा को आएंगी। और हम दक्षिण की महत्वपूर्ण बात है सबसे ज्यादा, जहां के 3 राज्यों में भाजपा 0/सन्नाटा है और लंबे समय से कहा जा रहा है कि वह भाजपा घुस नहीं सकती। दक्षिण के 5 राज्य हैं और 5 राज्यों में से कर्नाटक में 2 दशक पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपने पांव जमा चुकी है। कर्नाटक और तेलंगाना में भले ही कांग्रेस की सरकारें बन गई हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों की 45 सीटों में से 29 अभी भी भाजपा के पास है, जबकि कांग्रेस के पास 45 में से सिर्फ 4 सीटें हैं। मैं 17वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं, मौजूदा लोकसभा की। हां, इसमें कोई शक नहीं है और यह कहना गलत भी नहीं होगा कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ सकती हैं, लेकिन यह कहना कि दक्षिण में पूरे में भाजपा कमजोर है, यह बिल्कुल सही नहीं है। कम से कम ये 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है। मैं कर्नाटक और तेलंगाना की बात कर रहा हूं। इन दोनों ही राज्यों में
भाजपा की सीटें कांग्रेस से ज्यादा हैं। कर्नाटक में तो 25 सीटें हैं और पिछली बार कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीती थी। और यह बात सही है कि कांग्रेस की सीटें इन दोनों राज्यों में बढ़ सकती हैं, लेकिन कितनी बढ़ेंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बचे वे 3 राज्य, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, जहां भाजपा शून्य बटा सन्नाटा है। तो तीनों ही राज्यों में भाजपा इस बार मजबूत गठबंधन और जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग से चुनाव लड़ रही है और इन तीनों ही राज्यों का शून्य इस बार टूट जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भाजपा 4 से 6 सीटें जीतकर आ रही है। केरल में वैसे तो भाजपा 4 सीटों पर कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन त्रिशूर सीट पर उसका चांस बन रहा है। पिछली बार भी इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार मलयाली एक्टर सुरेश गोपी को 3 लाख वोट मिले थे और केरल में 3 लाख वोट एक सीट पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था पहले। इस बार भी वही उम्मीदवार हैं और इस बार उनके जीतने के चांस काफी हद तक बन रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।